24 lakhs पर एनम ओएनजीसी वगैरह देते हैं। मैं तो उसी से मतलब फॅसिनेटेड हो गया की जीडी कॉन्स्टेबल दे रहा था तो बीएसएफनी एसआय देते. मी झोपेतून उठल्याबरोबर पाणी मारलं लगेच मी करू शकतो. मला एवढा कॉन्फिडन्स आहे माझ्या आता डोक्यात घुसलाय तुमच्या. तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो भी इतने ही खास है जितना आज का दिन खास है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है उनका अभी भी सिलेक्शन हुआ है बीएसएफ में और साथ में ओएनजीसी में, और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी क्रैक करके रखा है. तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या बीएसएफ में जाना चाहता है या ओएनजीसी में जाना चाहता है, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि जब पॉडकास्ट खत्म होगा तो आपकी जो बेसिक है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आपके स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा. क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो एज अ प्रोफेशन तो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया अपने जीवन में, और इसीलिए हमारे अनसीन अचीवर्स पॉडकास्ट नंबर 8 के एपिसोड में उनका स्वागत है. तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले पवन सर, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. और पहले आप थोड़ा अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि अभी आप फिलहाल किस पोजीशन पर है और आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर आप बताना चाहे तो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजेश जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट पर बुलाया है. जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर. मेरी नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग होने वाली है कोच बिहार सेंटर वेस्ट बंगाल में. और साथ ही साथ में मैंने और बाकी के भी एग्ज़ाम्स क्रैक किए, जैसे ओएनजीसी में भी मुझे नेक्स्ट मंथ कॉल लेटर आने वाला है उसका. और मेरे बाकी के 1-2 जॉब भी है जो इन प्रोसेस है, जैसे कि डीआरडीओ साइंटिस्ट और एनपीसीआर का बीआरसीएनआरबी, उनके भी इंटरव्यूज पेंडिंग है और वो भी सब में भी प्रोसेस चल रहा है. फाइनल रिजल्ट कुछ मंथ्स में आने वाला है. तो देखो मतलब प्रोफेशन एज आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मतलब वहाँ से लेकर अभी तक जर्नी कैसे रही है, मतलब उस फील्ड में नहीं गया आप, यहाँ पर मतलब कैसे आ गए? तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि फील्ड तो सेम ही है. मैंने जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ वैसे ही मैंने गेट के क्लासेस किया हैदराबाद में जाकर. और बाद में फिर मेरा गेट में कुछ तो भी 47 मार्क बना था और रैंक भी कुछ तो भी 7000 के पास बना था. तो उस रैंक पर और उस स्कोर पर तो कोई पीएसयू वगैरह नहीं मिलने वाला था और ना ही किसी आईआईटी में सिलेक्शन होने वाला था. तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट जॉब का ट्राई किया जाए, जो टेक्निकल मतलब जो जिसमें अपना गेट का जो क्वालिफिकेशन है, मतलब जो हमने पढ़ा है वो सब काम में है. तो इसीलिए मैंने जो स्टेट पीएसयू वगैरह है और जो टेक्निकल के जो बाकी के पोस्ट है उसका फिर प्रिपरेशन चालू किया. तो गवर्नमेंट मतलब आपका जो कॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियर, उसकी हेल्प से मदद से आप मतलब बीएसएफ में क्रैक किया ना आपने गेट के एग्जाम? हाँ, तो वो गेट का जो मैंने पढ़ा था वही सब था उसमें गेट बीएसएफ के एग्जाम में. और बाकी की भी चीज़ें थी, जैसे उसमें एक इंग्लिश का पोर्शन था जिसमें और एक जनरल नॉलेज का पोर्शन था. तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ा, मतलब प्योरली और कुछ और बाकी का टेक्निकल भी था. और मतलब है कैसा रहा, मतलब अगर मैं आपको पूछूं, अगर मुझे इतना पता नहीं बीएसएफ के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहती है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और तो हमें मतलब किसका ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन में? सबसे पहले तो बीएसएफ का रिटर्न हुआ था हमारा जो इंदौर में हुआ था. फिर मतलब कुछ तो भी 12 पोस्ट थी जिसके लिए कुछ तो भी 120 बंदे सेलेक्ट किए गए थे. और उन्हीं बंदों का फिर फिजिकल हुआ था ऑल ओवर इंडिया में. और हमारे यहाँ कुछ तो भी 30 बंदे सिलेक्ट हुए थे फिजिकल के लिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए. जिन 30 बंदों में से फाइनली 5 बंदे सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने ये सारी प्रोसेस क्वालिफाई कर लिए थे. और ऐसे ऑल ओवर इंडिया में कुछ तो भी 30-40 बंदे सिलेक्ट हुए थे वो आउट ऑफ 120. और उसके बाद फाइनल मेरिट बना था जिसमें मेरा AR1 बना था. और जो बाकी की आपने एग्जाम्स को क्रैक किया, जैसे कि पुणे मेट्रो, एसएससी जीडी, कोस्ट गार्ड, इसका भी बताओ थोड़ा. तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर एक गवर्नमेंट जॉब की जो प्रोसीजर होती है तो वो तो बेसिक प्रोसीजर तो सेम ही होती है कि मतलब इतना टाइम में इतने टाइम में अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ रिविजन्स देने हैं और उसके बाद नंबर ऑफ मॉक्स वगैरह देना है. तो बेसिक प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम के लिए मतलब वो डिपेंड करता है कि मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मतलब उसका ड्यूरेशन कितने का है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं. तो उसके
थोड़ी बहुत चीज़ें वेरी होती है, तो वो वो टाइम पर हो जाती है, लेकिन मतलब जो अपना जो मेन काम है, मतलब जो एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है, रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करना है, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट करना है, जनरल नॉलेज करना है, टेक्निकल करना है, तो वो तो सबका सेम ही होता है। और मैं मतलब बीएसएफ का जब सर्च कर रहा था तो गूगल पर जैसे मैंने बीएसएफ डाला तो सेकंड में आता बीएसएफ विसेज आर्मी, तो इसमें अंतर क्या होता है? तो बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री मतलब जो मिलिट्री को हेल्प करती है, मिलिट्री को ऑपरेशंस में। जैसे अगर कहीं पर भी कोई एक्टिविटी हुई हो अगर बॉर्डर पे, मतलब बाकी की मतलब अदर कंट्री की, तो ये बीएसएफ का काम होता है कि वो आर्मी को इन्फॉर्म करे कि मतलब बॉर्डर पर ये एक्टिविटी हुई है। तो फिर उनका काम चालू हुआ। तो फिर बाद में आर्मी आती है वो अपने बेस से और वो एक्शन लेती है, लेकिन तब तक तो वहाँ पर बीएसएफ को ही काम करना पड़ता है। वही बीएसएफ के जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। तो मतलब आप थोड़ा प्रिपरेशन का मतलब बताओ कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, मतलब पूरे सिलेक्शन में आपने क्या क्या प्रिपेयर करके रखा था? तो मैंने तो गेट का स्टडी किया था। तो फिर बाद में जब मैं कॉम्पिटिटिव में उतरा, तो फिर मैंने जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए, तो मैं तो खाली टेक्निकल ही करता था, और मैं सोचता था कि टेक्निकल और बाकी का जो एप्टीट्यूड रीजनिंग पोर्शन है और जो इंग्लिश वगैरह का पोर्शन है वो टाइम पर कर लेंगे। तो इसके वजह से सीन ऐसा होता था कि मेरे एग्ज़ाम नहीं निकलते थे, मतलब उसके लिए मैं इतना खास प्रिपेयर नहीं करता था। जब डेट वगैरह पता चलती थी कि इस टाइम पर एग्ज़ाम है, तो 2-3 दिन में जो एप्टीट्यूड पढ़ता था उसके वजह से ये होता था कि मेरा टेक्निकल में तो अच्छा हो जाता था, मतलब अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन मैं बाकी के पोर्शन में स्कोर नहीं कर पाता था। तो इसके वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हर बार छूटता था, मतलब मैं फेल होता था हर एक एग्ज़ाम में। तो फिर मेरे को ये जब समझ में आया कि अगर पोस्ट क्रैक करनी है तो फिर अपने को एप्टीट्यूड रीजनिंग उसका भी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश जनरल नॉलेज उसका भी स्टडी करना स्टार्ट किया। और फिर भी मेरा ऐसा होता था कि मतलब जब मैंने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट किया तो बाद में कोरोना वगैरह भी आया था, तो मतलब तब तो वो जगह नहीं निकली ना। नहीं, तो फिर मेरे सब जो एग्जाम्स थे वो सब मतलब वो पोस्टपोन हो गए थे। तो फिर मैंने भी सोचा था कि ये तो बहुत टाइम लगेगा कोरोना को मतलब ख़त्म होने के लिए, तो फिर मैंने भी स्टडी करना लगभग छोड़ ही दिया था उस टाइम पे। किसी और एग्जाम की स्टडी चल नहीं, मैं फ्री हो गया था। मैंने सोचा था कि बहुत टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो फिर जैसे कोरोना ख़त्म हुआ और मेरे सब एग्ज़ाम शेड्यूल्स हो गए, तो फिर मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर डायरेक्टली वो एग्ज़ाम आ गए, तो फिर मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था उसके लिए। तो फिर से वैसा ही हुआ कि जस्ट बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम मतलब उसमें भी मैं फेल हो गया। तो बाद में फिर मैंने सोचा कि अभी ढंग से पढ़ते हैं, तो फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की। और मैंने देखा कि मैंने जो क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग किया था, तो सीन ऐसा था कि मुझे उसका मतलब रिवीजन और मॉक वो चीज़ें मेरी प्रिपरेशन से मिसिंग थी। तो फिर मैंने उनको भी ऐड किया। मैंने फिर से रिवीजन वगैरह दिया, नंबर ऑफ मॉक्स दिए, और फिर जो मेरे मिस्टेक्स हो रहे थे, मतलब किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लेता था या फिर मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे तो उसकी वजह से नेगेटिव मार्क्स जाते थे किसी एग्ज़ाम में, तो फिर मैंने उसके लिए भी मतलब नंबर ऑफ मॉक्स के अटेम्प्ट बढ़ाए, तो इसके वजह से मैं उसको भी टैकल कर सका। तो फिर मैंने ऐसे एरर रिमूव करता गया, खुद में इम्प्रूवमेंट करता गया, और तब जाके मतलब ये पोस्ट क्रैक हुई। और बाकी की भी जो प्रोसेस मतलब और बाकी के ओएनजीसी में भी वैसा ही सीन था। और आपने पुणे मेट्रो के भी की, एसएससी जीडी का किया, कोस्ट गार्ड, तो ये सब आपने गेट के ऊपर ही किया या खुद मतलब और भी कुछ प्रिपरेशन की थी इसके लिए? नहीं, उसके लिए भी खुद के एग्जाम्स हुए थे। जैसे तो कि मैंने जो पुणे मेट्रो एक किस पोजीशन के लिए था, सभी बताओ थोड़ा डिटेल में। तो पुणे मेट्रो का था एज अ लोको पायलट। तो मैंने जैसे कहा कि मैं पहले खाली टेक्निकली पढ़ता था, तो उसके वजह से मेरा टेक्निकल में अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन बाकी के पोर्शन में ज़्यादा मार्क नहीं आते थे। मतलब जैसे एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, तो फिर उसके वजह से फाइनल मेरिट नहीं बनता था। तो उसका भी सीन वैसे हुआ कि मैंने
प्री क्रैक कर ली, उसके बाद साइको टेस्ट भी क्रैक कर ली, उसका इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना। सेम जीडी के केस में हुआ और सेम कोस्ट गार्ड लाइक कोस्ट गार्ड में तो फिर मैं फिजिकल से मतलब रिटर्न में तो अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मेरा फिजिकल मतलब उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, तो उसकी वजह से मेरा फिजिकल में रह गया। लेकिन जो मैंने अभी पोस्ट क्रैक की है, जो बीएसएफ की पोस्ट है, तो उसमें तो जो मैंने उसके बाद जब मैं कोस्ट गार्ड में जब फिजिकल में फेल हो गया, तब जब मैंने फिजिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट की, जैसे मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट की, तो वो सब चीज़ें मेरी बीएसएफ में काम आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम करते हैं तो उसका आउटपुट अगर अभी नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। मेरे को जो मैंने कोस्ट गार्ड के लिए रनिंग की थी, जो मैंने एसएससी जीडी के लिए रनिंग की थी, जो फिजिकल बनाया था, वो मेरे को बीएसएफ में काम में पड़ा। तो वैसे ही जैसे मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया था, तो उसका मतलब गेट में नहीं हुआ मेरा, लेकिन उसी के सिलेबस पर से मतलब उसी का जो स्टडी किया था, वही स्टडी मेरे को ये बाकी के एग्जाम क्रैक करने में काम में है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलेगा। हाँ, कैसे तो ऐसा नहीं है कि एक हार कभी मत मानना। तो वो वही चीज़ आपको आगे जाकर काम में आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी रिजल्ट नहीं मिले तो अभी छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें और खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, आपको आपकी मतलब जो आपका एम है वो आप 100% मिलेगा। हाँ, तो आपने जैसे बताया था मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि जो कास्ट सर्टिफिकेट वो हर ईयर का आपने बताया था कुछ। हाँ, सेंट्रल कास्ट हर साल नया बनता है। हाँ, तो इन सभी के इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डिटेल मेडिकल टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताओ। हाँ, तो कहने का सीन ये है कि डॉक्यूमेंट तो हमें हमारे मतलब हर साल नए बनवाने, जैसे सेंट्रल कास्ट हर साल नया बनता है। हाँ। तो हमारे यहाँ पर भी बीएसएफ में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तब उन्होंने एक बंदे को घर पर भेज दिया था क्योंकि उसका सेंट्रल कास्ट रेडी नहीं था। और मेडिकल टेस्ट में भी हमारा जो आई टेस्ट था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे वो आई टेस्ट में ही विजन टेस्ट में ही कट रहे थे। तो जो मैंने जिसके पहले जो मेडिकल दिया था एसएससी जीडी के वक्त, तो वो मेरे को काम में आया क्योंकि मुझे पता था कि मतलब विजन टेस्ट कैसा होता है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, तो उसके वजह से मुझे वो इजी गया। तो आपने बताया था कि मिरर थ्रू आपको पूछा था, वो थोड़ा बताओ। हाँ, मेडिकल टेस्ट में ऐसा था कि मतलब वो बीएसएफ वालों के पास जगह थोड़ी कम थी, तो उसके वजह से मतलब उसका ऐसा रहता है कि मतलब 10 फीट या 20 फीट से वो मतलब वो टेस्ट होता है। तो मतलब जो लास्ट की 2 लाइनें रहती है वो एकदम छोटी छोटी दिखाई देती है, तो उसमें अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो लेटर रहते हैं वो दूर से ऐसे डॉट के जैसे दिखाई देते हैं। तो उनके पास जगह नहीं थे, तो उन्होंने एक मिरर अरेंज किया था, मतलब सामने एक मिरर रखा था और पीछे मेरे पीछे चार्ट रखा था। तो वो जो ऑफिसर थे जो मेडिकल ले रहे थे, वो चार्ट पर एक वो उनकी स्टिक रखते थे और वो पूछते थे कि मिरर में कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, वो लेटर बताइए। मतलब उल्टा उसमें उल्टा हो जाता है। तो फिर मैंने जो प्रिपेयर किया था वो भी मतलब मैंने तो वो भी उल्टा दिख रहा था। तो फिर भी मेरे को पता था कि किस लेटर की कहाँ पर पोजीशनिंग वगैरह होगी, तो उसके वजह से मैं गेस कर बता पाया उन्हें। तो मतलब ऐसा भी होता है, आपको इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वो मेरे लिए थोड़ा अनसर्टन सिचुएशन थी, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मैं उसको टैकल कर पाया। और ये डिटेल मेडिकल टेस्ट के बारे में बताओ। हाँ, वही डिटेल मेडिकल टेस्ट में वही था, वो विजन टेस्ट ही थोड़ा हार्ड थी। ट्रेड टेस्ट में मतलब वो प्रैक्टिकल नॉलेज पूछ रहे थे। मैंने जो स्टडी किया था वो तो गेट का था, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं आता था। मतलब वो पूछ रहे थे गाड़ी के जो सभी पार्ट्स थे वो ऐसे लाइन में रखे थे, और वो पूछ रहे थे कि इसमें का ये पार्ट बताओ। जैसे एक ऑफिसर ने पूछा था मुझे कि सेफ स्टार्ट कहाँ पर रखा है वो बताइए, तो सेफ स्टार्ट वहीं पर टेबल पर ही रखा था, और मैं उसको लाइनिंग में ढूंढ रहा था सामने कि कहाँ पर होगा सेफ स्टार्ट। उन्होंने 2 व्हीलर का पूछा था या 4 व्हीलर? 4 व्हीलर का सेफ स्टार्ट। 4 व्हीलर का पूछा था, उसको तो हम देख भी नहीं सकते। तो मैं लाइन में ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं था। वो ऑफिसर ने फिर बाद में फिर से मुझसे पूछा कि आपको यहाँ पर टेबल पर दिख रहा है क्या? तो फिर भी मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा सेल्फ स्टार्ट कोई छोटा कंपोनेंट होगा,
तो बड़ा था क्या साइज? वो मैंने थोड़ा अभी तक नहीं देखा। साइज में बड़ा था वो। मैंने अभी तक नहीं देखा। तो फिर मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो ऑफिसर पहले तो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, मुझे लगा कि मेरा नंबर ट्रेड गया। टेस्ट चला जाएगा अभी। तो बाद में फिर उन्होंने थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछे, जैसे फ्लोट वॉल का पूछ लिया था और एक एम्पियर मीटर का पूछ लिया था, और बाद में भारत स्टेज वगैरह का भी पूछा। तो वो मुझे वो पता थे, तो उसके वजह से वो क्वालिफाई हो गया। मतलब हर गाड़ी के पार्ट्स को भी हमें देखकर जाना चाहिए, कहने का मतलब हाँ, है। तो मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। हाँ, तो उसके मतलब ट्रेड टेस्ट में तो खाली प्रैक्टिकली नॉलेज पूछते हैं। हाँ 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 और वो पासिंग होता है, जो आपका मेरिट बनेगा वो तो रिटर्न से ही बनेगा। हाँ। तो अभी आप फिलहाल बीएसएफ का क्राइटेरिया बताओ, क्या क्या होता है? बीएसएफ में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो आर्मी वगैरह का, बाकी के पैरामिलिट्री फोर्सेस का रहता है वही क्राइटेरिया रहता है। मतलब मिनिमम एज 18 वगैरह होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ? हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है पोस्ट पर। जैसे अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए 12th, जो बीएसएफ में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है वो तो मेनली एसएससी जीडी थ्रू होती है। वो खुद के भी पोस्ट निकालते हैं, लेकिन वो मतलब ऐसे, मतलब जैसे मेरा व्हीकल शॉप का हो गया, और एक 2-3 महीने पहले एक स्टेनो की भर्ती निकली थी उनको, तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि उनको टाइपिंग वगैरह भी चाहिए थी। तो जो जनरल ड्यूटी की पोस्टिंग होती है कांस्टेबल की, वो तो एसएससी जीडी थ्रू होगी। और एसआई लेवल की जो होगी पोस्टिंग जनरल ड्यूटी में, तो वो नहीं, वो एसएससी सीपीओ थ्रू होगी। तो वो आपने की थी? नहीं, मेरी एक स्पेशलाइज थी, मतलब मेरी टेक्निकल की पोस्टिंग, तो उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकला था। नहीं तो एसआई के लिए तो आपको एसएससी सीपीओ थ्रू ही जाना पड़ता है। तो बीएसएफ की कुछ अपनी खुद की एग्जाम होती है? हाँ, तो जो रिटर्न में एग्जाम ही होती है ना? हाँ, तो मतलब जो स्पेशल पोस्टिंग के लिए जो होगी, मतलब जैसे मैंने कहा कि जो स्टेनो के लिए किया उन्होंने, तो वो तो उनका स्पेशल एडवर्टाइजमेंट निकला। जैसे व्हीकल शॉप के लिए निकला था जो मेरा जिसमें हुआ है, तो उसका स्पेशल एडवर्टाइजमेंट निकला। लेकिन जनरल ड्यूटी तो उनकी स्पेशल मतलब एसएससी थ्रू ही होती है। एसएससी सीपीओ हो गई, एसएससी जीडी हो गई, तो उससे निकली। तो मतलब जो आपका मैकेनिकल के थ्रू, और मतलब टेक्निकल में थे आपकी वाली। हाँ। और जो मतलब जो टेक्निकल फील्ड से नहीं होता उनका अलग होता है ना क्राइटेरिया, और उनका पेपर पैटर्न। हाँ, वो सब अलग होता है। पूरा अलग होता है। हाँ, वही पूछता था मुझे। तो आपके हिसाब से आपकी एग्जाम मतलब हार्ड थी या इजी थी आपके हिसाब से? वो जो बाकी के हर एक एग्जाम में पूछते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए तो लेवल तो सेम ही था टेक्निकल का। लेकिन इस एग्जाम में जो बीएसएफ की थी, तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। और अगर मुझे मेरे सिलेक्शन का चांसेस बढ़ाने तो किस बात का ध्यान देना चाहिए? मतलब आपने बताया कि स्टार्ट में 1 लाख थे, फिर 150 और 30, फिर मतलब 5 ऐसे आए। हाँ। तो मतलब आप में भी कुछ तो ऐसा खास होगा कि आप वहाँ पे टिके रहे लास्ट तक। हाँ, जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो मैंने प्रीवियसली किया था, मैं वहाँ से मतलब मेरी कहाँ पर मिस्टेक हुई वो सब आइडेंटिफाई करता था, और उसी चीज़ को बेटर करने, मतलब वो मिस्टेक रिमूव करने के लिए ट्राई करता था। जैसे कि मेरा कोस्ट गार्ड में फिजिकल की वजह से नहीं हुआ था, तो मैंने रनिंग पर ध्यान दिया। मुझे तो मैं उसके लिए रनिंग के लिए प्रैक्टिस करता था। मतलब जिसमें आपका हुआ नहीं, हाँ, उसकी मदद से आप इस पोस्ट पर हो। हाँ, तो मैंने देख लो। हाँ, तो मैं हर एक चीज़ से सीखता था कि ये प्रॉब्लम, तो उसके वजह से। तो पुणे मेट्रो से आपने क्या सीखा था? पुणे मेट्रो में से तो मैंने यही सीखा कि मैं एप्टीट्यूड पर ध्यान नहीं दे रहा था, इंग्लिश पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझे मेरी मार्क्स बढ़ा देनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरी एरर कम हो, और मेरा जो पर क्वेश्चन टाइम जो लग रहा है वो थोड़ा, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़े, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, एरर कम हो, तो जिसके वजह से मेरा मेरिट भी, मतलब मेरे मार्क्स बढ़ेगा तो मेरा मेरिट भी बढ़ेगा। तो मैंने वही आइडेंटिफाई किया था पुणे मेट्रो से। एसएस से जीडी से वही, क्योंकि मेरा मेरिट नहीं बना था उसमें। तो मैंने मॉक बढ़ा दिए थे, मैंने नंबर ऑफ मॉक ज़्यादा दिए, तो उसके वजह से मेरे मार्क अच्छा और मेरा सिलेक्शन हो गया। लास्ट कोस्ट गार्ड फिजिकल। और मतलब इसमें पोजीशन कौन सी थी?
किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था? कोस्ट गार्ड में यांत्रिक था। तो अगर आप में से कोई इस एग्जाम को मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, अगर आपका नहीं हुआ तो देखो भाई, नहीं हुआ तो और अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। हाँ, तो एग्जाम बने मेरे बने साथ साथ। भी वैसा ही हुआ कि मतलब जीडी हार मत कांस्टेबल दे रहा मानना था, जीडी कांस्टेबल दे रहा था तो बीएसएफ ने ऐसा ही दी थी। बीएसएफ ने ऐसा ही दिया, देखो हाँ। देखो आप ऐसा भी होता है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो हमारे यूथ के रिलेटेड है। तो हमारे देश के जो बहुत सारे मतलब यूथ है वो इस फील्ड में अभी भी आना चाहते हैं। हाँ। बीएसएफ में जो टेक्निकल फील्ड है उसमें बोल सकते हो या साधारण जो होती है, हाँ। तो उसमें उनको आप मतलब कुछ एडवाइस देना चाहोगे इसमें आने से पहले उनको किस लिए मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए? तो मैं तो उनको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या बनना है अपने लाइफ में वो डिसाइड होना चाहिए कि मुझे यही बनना है। और वो डिसाइड होने के बाद उसके लिए कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ती है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम दिया है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो पहले तो टारगेट रखो, उसके लिए मतलब सिलेबस क्या है उस सिलेबस को प्रिपेयर करो, रिवीजन दो, मॉक दो और प्रिपेयर्ड रहो। तो ऐसे करके मतलब और मॉक ऐसे करके वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आप जब कॉलेज में थे तो आपको मतलब क्या बनना था, क्या था मतलब बीएसएफ या मतलब आपने तो बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक करके रखा है, तो आपको क्या करना था सबसे पहले? मुझे तो कॉलेज से निकलने के बाद जॉब चाहिए थी। हमारा टियर 3 कॉलेज था, वहाँ पर कोई कैंपस वगैरह भी नहीं थे। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया मुझे कि अगर आप गेट देंगे तो गेट से मतलब पीएसयू में जॉब मिलती है, 24 लाख पर एनम ओएनजीसी वगैरह देते हैं। मैं तो उसी से मतलब फैसिनेटेड हो गया कि मुझे मतलब ओएनजीसी मिल जाएगी तो अच्छा होगा मतलब। तो मैंने हैदराबाद में गया, गेट के लिए स्टडी की 1 साल और मेरा 47 स्कोर आया था। और फिर पीएसयू वगैरह नहीं मिल रहे थे तो इसके वजह से मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट किया। मतलब आपको ओएनजीसी में जाना था? नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए थी, वो फिर कौन सी भी रहा। तो हाँ, तो इतने सारे होने के बाद आप बीएसएफ में जाकर हाँ, अभी भी मेरा मतलब अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। क्योंकि अगर इससे भी अगर कोई मतलब हर एक आदमी की मतलब टेंडेंसी रहती है कि उसको अगर मुझे इससे अच्छा बेटर जॉब मिले जिसमें मैं स्विच कर सकूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो एमपीसी यूपीसी का कभी सोचा था आपने? तो मेरा वैसे शुरू है अभी। मैं करता हूँ एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन, लेकिन एमपीएससी का जो टेक्निकल जॉब तो वही जो मतलब असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की पोस्ट फिल होती है एमपीएससी से, उसका करता हूँ मैं प्रिपरेशन। अभी मतलब एमपीएससी कर रहे हो आप? हाँ, टेक्निकल एमपीएससी यूपीएससी। हमारे लिए तो जॉब ही नहीं है ना। हाँ, आईटी के लिए नहीं है लेकिन कोर फील्ड के लिए है एमपीएससी। ज़्यादा से ज़्यादा सिविल के लिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल, बाद में मैकेनिकल। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो कोई भी हो जो बीएसएफ में या किसी और भी मतलब ओएनजीसी या डीआरडीओ किसी भी मतलब कंपनी में जाना चाहता है या किसी भी पोस्ट के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा आपके हिसाब से? प्रिपरेशन के वाइज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जैसे इंजीनियरिंग हुआ वैसे ही मैं हैदराबाद में गया, वहाँ से गेट की प्रिपरेशन की। बाद में फिर मेरा कोस्ट गार्ड यांत्रिक में हो गया था, लेकिन उधर मेरा फिजिकल में नहीं हुआ। लेकिन मेरे को वही चीज़ें काम आ रही थी जो मैंने गेट में की। बाद में फिर मेरा पुणे मेट्रो में भी मतलब फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गया था मैं, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पाया क्योंकि उस वक्त मैं नॉन टेक की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा था। मैं खाली टेक्निकल का ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके वजह से मेरा नॉन टेक में अच्छा स्कोर नहीं आया था। तो फिर मैंने फिर नॉन टेक का भी पढ़ना चालू किया। एसएससी जीडी के वक्त भी मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। तो फिर ये समझ में आया कि मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो रहा है और मेरी एक्यूरेसी भी सही नहीं है। तो फिर इसके वजह से मैंने मॉक बढ़ा दिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी तो फिर आप सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसको फिर अपना शेड्यूल तैयार कीजिए। मतलब आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, रिवीजन कब तक देनी है, मॉक कितने देने हैं।
और बाद में फिर उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए और अपने मिस्टेक पर काम कीजिए और अपने एरर पर काम कीजिए और उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए। जैसे कि हर एक चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, एक प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर मैंने आज मॉक दे दी और आज समझे कि मेरे मॉक में 60 मार्क्स है और मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थोड़ी देर बाद फिर से मॉक दे दूंगा मतलब तो उसके वजह से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना होगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बाद में जब वो मेरा उस टॉपिक में मैं जब स्ट्रांग हो जाऊंगा, बाद में जब फिर से मैं मॉक दूंगा, तब जाके मुझे उस चीज़ का फ़ायदा होगा, मेरा मॉक का स्कोर बढ़ जाएगा और फिर मेरा स्कोर बढ़ने पर मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन इंक्रीज होगा। अदरवाइज मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा कि मेरा मार्क नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है कि कोई बंदा ये सोचे कि भाई मेरा तो इसमें होने नहीं वाला, मैं छोड़ दूंगा, तो ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब अपने को एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया था लेकिन मेरा बीएसएफ निकला, तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो मतलब वही उसी में होने वाला है। मतलब वो चीज़ें आपको बाकी के एग्ज़ाम क्रैक करने में भी काम में आ सकती है। जैसे और मेरा जैसा कि मैंने कहा कि मेरा फिजिकल में नहीं हुआ था यांत्रिक के, तो मतलब तो मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट की है, तो वही चीज़ें मुझे बीएसएफ में काम में आई। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब वो चीज़ जो आपको वो उस स्पेसिफिक टाइम पर आउटपुट ना दे, वो आगे जाकर भी आपको आउटपुट दे सकते हैं। तो आपको चीज़ें कंटिन्यू करनी है, बस खुद पर काम करना है, आपको आपका एम 100% मिलेगा। और इन सभी मतलब जॉब के लिए एक मतलब एज लिमिट क्या है सभी की इसकी? डिपेंड करता है, मतलब अगर आप कोई पोस्ट पर डिपेंड करता है। हाँ, पोस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कांस्टेबल लेवल की जॉब देखोगे तो जो एसएससी जीडीएफ देती है तो वो 12th लेवल की होती है, तो 12th 18 की एज में कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर एसआई लेवल का आप जॉब देखोगे तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी, जो एसएससी सीपीओ वगैरह देती है, तो वो 21 में हो जाता है ग्रेजुएशन। और वैसे ही जो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल है तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन तो मांगती ही है, तो उसके लिए भी 21 साल की एज चाहिए। तो ये पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो। तो अभी जो हमारे गांव में आपका सत्कार समारोह हुआ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, फिर कैसा लगा? मैं तो फर्स्ट टाइम थोड़ा मैं मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ। या सत्कार वगैरह होने वाला है, सोचा नहीं था आपने? मैंने सोचा नहीं था। हाँ। लेकिन जब बाद में जब उन्होंने बुलाया तब मुझे अच्छा ही लगा। मतलब हर किसी को अच्छा लगेगा ऐसा, मुझे लोगों को गाइड करने के लिए मिला, उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। और हमारे पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट पर आ सकूं और बाकी के लोगों को भी गाइड कर सकूं। देखो, अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी कर दो, क्योंकि बहुत मतलब काम की वीडियोज़ है यार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका भी हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमें अपने टाइम दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।